अस्सलाम वालेकुम क्लास। कल के लेक्चर में हमने हाफ एडर, फुल एडर और फिर फर्दर उनके पैरेलल एडिशन देखी थी। किस तरह से हम सिंगल बिट को, किस तरह से हम डबल बिट्स को, किस तरह से हम 3 डिजिट बिट्स को और 4 डिजिट या इससे भी ज़्यादा 8, 16 डिजिट तक की बिट्स को ईज़िली ऐड कर सकते हैं थ्रू एडर। ये हमने कल के लेक्चर में देखा था। आज हम कुछ इश्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जब हम इस टाइप की एडिशन करते हैं तो किस टाइप के इश्यूज़ हमें फेस करने पड़ते हैं और फिर उन इश्यूज़ को हैंडल करने के लिए हम किस तरह के वर्किंग को यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर बेसिकली हम दो अपने एडर्स को कंपेयर करेंगे, रिपर कैरी को और लुगर हेड कैरी को। इन दोनों में हमारे पास डिफरेंट कैरीज आती हैं और फिर उन डिफरेंट कैरीज को हम फर्दर आगे किस तरह से हैंडल कर सकते हैं ये आज हम देखेंगे। सबसे पहले हम रिपर कैरी एडर को अगर डिस्कस करें तो जैसे हम अभी तक एडर्स को देख रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, वो जो प्रोसेस था वो रिपर कैरी एडर ही था, जिसके अंदर बेसिकली होता क्या था, स्टार्ट में पहले एडर में एक इनपुट हम अज्यूम करते थे 0 या ऑफ स्टेट की, फिर उसमें से कोई ना कोई कैरी निकलती थी जो नेक्स्ट प्रोसेस में जाती थी। ठीक है, यानी हर ब्लॉक में 3 चीज़ें जाती थी और 2 चीज़ें हमारे पास एज आउटपुट आती थी। अब ये हमारे पास जो होता था, ये सम होता था, इसे हम साइड रख लेते थे और ये जो हमारे पास कैरी होती थी ये नेक्स्ट प्रोसेस में जाती थी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब तक हमें ये कैरी वाली चीज़ नहीं मिलेगी, ये कैरी वाला ये एलिमेंट नहीं मिलेगा, नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इस मिशन तो वैसे भी हमने साइड पे ही रखना है। नेक्स्ट प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? हमें कैरी की ज़रूरत है। तो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए हम कैरी लेना हमारे लिए ज़रूरी होता है। अब इसका मतलब ये है, जैसे सिंपल अगर मैं कहूँ कि 7 2 डिजिट्स को मैंने ऐड करना है। ठीक है, अब क्या आपको पहली बार पे ही देख के पता चल सकता है कि कैरी क्या आएगा? या अगर हम कोई हैवी नंबर लिखते हैं तो कोई बहुत बड़ा डिजिट लिखते हैं, जैसे मैं लिखती हूँ बाइनरी में कि 1111, ये बाइनरी में मैंने इन्हें ऐड करना है, तो आपको एक नज़र में देख के पता चलेगा कि कैरी बिट इसमें कौन सी होंगी? नहीं पता चल सकता जब तक हम सम नहीं करेंगे। यानी कैरी हमें तब तक नहीं मिलती जब तक हम सम नहीं कर लेते, और जब तक हम सम नहीं कर लेते तब तक कैरी नहीं मिलेगी और तब तक हमारा नेक्स्ट प्रोसेस शुरू भी नहीं होगा। नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करने के लिए कैरी की ज़रूरत है और कैरी के लिए हमें सम अप की ज़रूरत है और सम अप पे हमारा टाइम लगेगा। तो यानी ओवरऑल हर ब्लॉक में हमें सम करना ज़रूरी है। हमारा जब तक सम कंप्लीट नहीं होगा हमारा कैरी नहीं निकलेगा, कैरी नहीं निकलेगा तो अगले ब्लॉक्स हमारे एग्जीक्यूट ही नहीं होंगे और इस तरह से हर एक ब्लॉक में थोड़ा थोड़ा टाइम हमारा वेस्ट होता जाएगा। अब इस चीज़ से बचने के लिए ना कि हम किस तरह से अपने आप को इस चीज़ से बचा सकते हैं। बेशक है थोड़ा थोड़ा टाइम ही, लेकिन जहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा एडिशन होनी होती है ना, वहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारे ये प्रोसेस सारे जल्दी जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएं, लेकिन हर एक डिपेंड कर रहा होता है पिछले की कैरी पे, क्योंकि कैरी भी उसकी एक मेजर इनपुट है। तो वहाँ पे ये प्रोसेस रुक जाता है कि हमारे पास सम होगा, कैरी निकलेगी, कैरी दूसरे में इनपुट होगी और फिर हमारा प्रोसेस चलेगा। और इस तरह से हमारे पास एक रिपर कैरी एडर में एक हम कह सकते हैं बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि जिसकी वजह से हमारी स्पीड स्लो हो सकती है।
हम चाहते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा मेथड आ जाए जिससे अभी सम किया है या नहीं किया, अभी समीशन का आंसर मिला है या नहीं मिला, कैरी यहाँ से निकल के नेक्स्ट प्रोसेस में चली जाए। इसी तरह से नेक्स्ट प्रोसेस में भी अभी एडिशन हो रही है, अभी सम अप हो रहा है, लेकिन उससे पहले ही कैरी निकल के यहाँ से चली जाए, ताकि हमारे पास जब कैरी आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें ना, अगर हम इस तरह से देखते हैं तो यहाँ पे है क्या, 2 इनपुट है, वो क्वेश्चन में हमें गिवन है, वो हमें पता है कौन सी है, ठीक है। तीसरी इनपुट जो है कैरी वाली, वो हमें नहीं पता। अगर वो हमें पता हो तो हम इसका सम अप कर लें। इसी तरह से लास्ट ब्लॉक को अगर हम देखें तो ये दोनों वैल्यूज़ हमें पता है कौन सी वैल्यूज़ हैं, कौन से डिजिट्स हैं, लेकिन क्या हम सिर्फ इन 2 वैल्यूज़ पे अपने इस एडर को चला के और रिज़ल्ट निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी, हमें कैरी की भी ज़रूरत होगी। और कैरी किस पे डिपेंड करिए, कैरी पिछले ब्लॉक पे डिपेंड करिए। पिछले डिपेंड की हमारे पास पिछले ब्लॉक में भी एक कैरी मौजूद था, वो उससे पिछले पे डिपेंड करिए, वो उससे पिछले पे डिपेंड करिए। अगर हमारे पास ये कैरीज ना होती, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कैरीज वाला जो रोल है वो मुका के आगे चलते हैं, ये कैरी है ही नहीं, सिर्फ ये 2 इनपुट्स हैं, ठीक है। तो एट अ टाइम हम इसे भी ऐड कर सकते हैं, इसका सम अभी आया है नहीं आया, ये प्रोसेसर इसे भी ऐड करना शुरू कर देता है, इसे भी ऐड करना शुरू कर देता है, इसे भी ऐड करना शुरू कर देता है। एंड पे जो भी रिजल्ट आता है उस तमाम रिजल्ट को लिख देता। क्यों? क्योंकि एट अ टाइम वो चारों को एग्जीक्यूट कर सकता है, क्योंकि कोई ब्लॉक किसी ब्लॉक पे डिपेंड नहीं कर रहा। लेकिन रिपर कैरी के अंदर मसला यही है कि हर ब्लॉक अपने से पिछले पे डिपेंड करता है, तो जब तक पिछले की एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाती अगले पे हम जा ही नहीं सकते। तो ये प्रोसेस हमारे पास क्या कहलाता है, रिपर कैरी कहलाता है। अब इस प्रोसेस में जो एक हमारे पास ड्रॉबैक था, इस प्रोसेस में एक जो हमारे पास बहुत बड़ा एक ऐसा एलिमेंट था जिसकी वजह से हमारी स्पीड स्लो हो जाती थी, उसको ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, लुक अहेड कैरी एडर को यूज़ करते हैं। अब लुक अहेड कैरी एडर क्या करता है, इसके अंदर हम 2 एलिमेंट्स यूज़ करते हैं। याद रखने आपने, इसमें हम कैरी जनरेटर और कैरी प्रोपगेशन को यूज़ करते हैं। कैरी जनरेटर को हम नॉर्मली CG और कैरी प्रोपगेशन को हम नॉर्मली CP से इंडिकेट करते हैं। अब इसके अंदर हमने अपनी कैरीज को 2 एरियाज में डिवाइड किया। अब वो हमने बेसिकली किस बेस पे किया है, अगर हम ना आउटपुट बनाएं तो जैसे कि यहाँ पे कहीं पे बनी हुई होगी, जो हमारे पास ट्रूथ टेबल होते हैं, ये इस किस्म का अगर आप टेबल देखें तो यहाँ पे बेसिकली जो वैल्यू है, अगर आप देखें कि 1 कैसे आता है कैरी में, तो आपके पास ये दोनों 1 हो तो आपके पास 1 आता है, ठीक है। यानी हम कहते हैं कि हम AB को मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों में 1 होता है तो हमारे पास कैरी 1 आता है। या जैसे इस केस में है, तो इस केस में हमारे पास हम A और B को ऐड कर रहे हैं। यानी बेसिकली हमने, अब यहाँ पे आपको इतना डीपली नहीं बताया गया कि हम ये किस बेस पे कर रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूँ कि हम ये CPCG किस बेस पे जनरेट करते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको थोड़ा सा ट्रूथ टेबल का कॉन्सेप्ट दिया। ट्रूथ टेबल में हमने देखा कि बेसिकली हमने एग्जामिन किया हमारी जो सी आउट आती है वो क्या ऐसा इनपुट में आता है कि सी आउट 1 आ जाती है। जब हमारे पास या वैल्यूज़ को हम ऐड कर रहे हो
ए बी को ऐड कर रही हूँ, ए बी को जब ऐड करते हैं तो दोनों में से कोई एक भी 1 हो जाए तो आंसर 1 आता है, या ए बी को हम मल्टीप्लाई कर रहे हो, दोनों 1 होंगे, मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 1 आएगा। तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, 1 आएगी। अब मल्टीप्लिकेशन वाले को हमने नाम दे दिया है कैरी जनरेटर का, और एडिशन के लिए हमने कहा कि हमारे पास ये होता है कैरी प्रोपगेशन। अब हमारे पास ये जो रिज़ल्ट आता है ना, अब आपने एक चीज़ नोट की, अगर तो कैरी प्रोपगेशन में हमारे पास सिर्फ प्लस नहीं इन्वॉल्व था, बल्कि उस कंडीशन में हमारे पास एक सी इन भी थी। हम फिर से उस ट्रूथ टेबल को देख लेते हैं, ये देखें, ठीक है, इसमें ये देखें, ये जो 2 हैं, ठीक है, ये जो 2 हैं, दोनों 1 थे, आंसर 1 आया। अब इसके अंदर आप कहेंगे यहाँ पे भी 1 है, लेकिन ये 1 अगर यहाँ पे भी होता तो फिर हम उसे कंसिडर करते, लेकिन क्योंकि एक जगह है एक जगह पे नहीं है तो उसे कंसिडर नहीं करेंगे। जो चीज़ें कांस्टेंट आ रही हैं हम सिर्फ उन्हें आइडेंटिफाई कर रहे हैं। फिर उसके बाद और कहाँ कहाँ पे 1 है, एक यहाँ पे भी 1 है, ठीक है, और एक यहाँ पे भी 1 है। अब इनमें क्या चीज़ कॉमन है, इनमें देखें तो एक ए बी में से 1 है और एक कैरी 1 है, तो आंसर 1 आया। इधर भी देखें तो एक ए बी में 1 था, एक कैरी में 1 था, तो आंसर 1 आया। अब बाकी तमाम केसेस को हम देखते जाते हैं। हमने अभी तक ये देखा कि हमारे पास या ए बी हो या ए प्लस बी और साथ में हमारे पास सी इन हो, तो आंसर 1 आता है। अब यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट देखें, तीनों 0 हैं, कैरी आउट 0, ठीक है, हमारी ये दोनों बातें इस पे एप्लीकेबल हैं। ना तो ए बी हमारे पास 1 था जो आउटपुट 1 आती, ना हमारे पास सी इन की वैल्यू 1 आ रही थी। नेक्स्ट में सी इन 1 है, लेकिन ए बी में से एक का 1 होना ज़रूरी था, वो 1 नहीं है तो भी 0। फिर इसी तरह से बी की वैल्यू 1 है, लेकिन हमारे पास जो सी इन है वो 0 है, तो हमारे पास सी आउट की वैल्यू 0 आई। फिर यहाँ पे देखें आपके पास बी भी 1 है, हमने कहा था ए बी में से एक का 1 होना ज़रूरी है और सी इन का 1 होना ज़रूरी है, तो हमारे पास बेसिकली सी आउट भी 1 आएगा। हमारी बात यहाँ पे बिल्कुल एप्लीकेबल है और हमारी चीज़ प्रूव हो रही है। नेक्स्ट केस में ए 1 है, सी इन 1 नहीं है, 0 आएगा। फिर उसके बाद हमारे पास ए 1 है, सी इन भी 1 है, तो आउटपुट में हमारे पास 1 आएगा। फिर यहाँ पे हमारे पास 2 वैल्यूज़ 1 है, आंसर में 1 आया, 2 वैल्यूज़ 1 है, आंसर में 1 आया, यानी लास्ट 2 हमारे पास कैरी जनरेटर है और ऊपर वाले 2 केसेस हमारे पास कैरी प्रोपगेशन की एग्जांपल्स हैं। अब इस चीज़ को माइंड में रखते हुए ना हमने एक फार्मूला बना दिया है। अब फार्मूला क्या है, अब फार्मूला हमारे पास बेसिकली ये बनेगा, ये सी आउट हमारे पास हमने कहा या तो प्रोपगेशन हो या हमारे पास जनरेटर हो, ठीक है, तो दोनों में मैंने वर्ड कौन सा यूज़ किया, या का, और हम इस या को अपने डिस्क्रीट में किस से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस साइन से, ऐसे ही है ना। तो हमारे पास ये जो जी, तो अब इसमें हमारे पास क्या हुआ कि हमने फॉर्मूला बना दिया, सी आउट इक्वल्स टू सी जी और सी जी, और प्रोपगेशन के लिए सी पी, लेकिन सी पी के साथ सी इन मल्टीप्लाई हो रहा है, सही है। और दरमियान में हमने क्या कहा, या ये, तो यानी या को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कहेंगे दरमियान में प्लस का साइन, और ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास होगा क्या, हम एक एक को अगर एग्जामिन करें
तो हमारे पास बेसिकली अगर हम देखें ना इस तरह से कि ये हमारे पास सी इन थी, ये सी आउट थी, ये सी इन, ये सी आउट। मीन हम अगर कहते हैं कि ये हमारे पास सी ज़ीरो थी तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, सी वन। फिर ये सी वन इसमें आई, यहाँ से जब निकलेगी तो वो होगी सी टू, सी टू इसमें इनपुट हुई, यहाँ से जब निकलेगी तो वो होगी सी थ्री, सी थ्री इसके अंदर इनपुट हुई और सी फोर हमारे पास एज आउटपुट आई। तो हम अगर इस सी को मीन हम आउटपुट फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास सी आउट की जगह पे हम एक एलिमेंट लगा देते हैं आई या जे लगा दें। फॉर एग्जांपल सी ऑफ जे हम फाइंड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं सी ऑफ फोर फाइंड आउट कर रही हूँ, तो ये सी ऑफ फोर जो होगा ये बेसिकली डिपेंड पे किस पे करेगा, ये डिपेंड करेगा सी जी फोर प्लस सी पी फोर और सी इन थ्री, क्योंकि जो सी इन है वो एक लेस है। जैसे यहाँ पे फोर था तो इसकी सी इन थ्री थी, यहाँ पे थ्री था तो इसकी सी इन टू थी, यहाँ पे टू था तो इसकी सी इन वन थी, तो यानी सी इन एक लेस होगी। यहाँ पे इसी चीज़ को उन्होंने बताया भी है कि हम अगर फॉर एग्जांपल सी आउट अपने वन का लेते हैं इसको, ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला, ये फार्मूला हम लेके चल रहे हैं। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास सी जी वन प्लस सी पी वन सी इन वन, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने इसको भी वन ही रखा है और इससे फिर टू, मतलब उन्होंने वन से स्टार्ट किया है। जैसे मैंने यहाँ पे 0 1 2 3 को कहा है तो उन्होंने यहाँ पे सी इन वन और सी आउट वन दो इस तरह से उन्होंने ब्लॉक्स बनाए हुए हैं। अच्छा, अब हम सी इन में तो हम जो सी आउट वन था वो तो हमारे पास आ गया, इसे हम फॉर एग्जांपल इक्वेशन वन कह के आपने अपने माइंड में रख लेनी है। अब हम सेकंड ब्लॉक को कंसीडर करते हैं। अब सी इन टू जो है ये किसकी इक्वल है, इक्वल है सी आउट वन के। यहाँ पे कुछ ज़्यादा खच मच गई है तो मैं रिमूव कर लूँ। यहाँ पे आप देखें ये सी इन वन है और ये हमारे पास सी आउट वन है। ये सी इन टू है लेकिन ये सी इन टू है किसकी इक्वल, सी आउट वन के। तो यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ इंडिकेट की है कि ये माइंड में रखना है। अब सी आउट टू हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं जो कि ये है। इसके लिए हमारे पास सबसे पहले तो सी जी टू प्लस सी पी टू सी इन टू आ गया। अब हमने सी इन टू की जगह पे पुट कर दिया सी आउट वन। अब सी आउट वन की जगह पे हमने पुट कर दी ये वाली इक्वेशन पूरी की पूरी। तो ये बना सी जी टू प्लस सी पी टू सी इन वन प्लस सी पी टू क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे और सी इन वन, यानी इसके अंदर हमारे पास हेडर टू चल रहा है लेकिन सी इन वन को हमने इन्वॉल्व किया हुआ है, टू को तो इन्वॉल्व ही नहीं किया हुआ। यानी हमें पहले की कैरी का पता चल जाए तो ऑटोमेटिकली, बेशक हमें दूसरे की कैरी का पता नहीं भी है, हम दूसरे ब्लॉक को शुरू कर देंगे। इसी तरह से अब हमारे पास ये सेकंड की स्टेटमेंट बनी, इसे जब हम थर्ड में पुट करेंगे तो हमें पता चलेगा थर्ड में भी हमें पहले वाले की ही कैरी का पता होना चाहिए। बेशक हमें सेकंड की नहीं पता, बेशक हमें थर्ड की नहीं पता, हम अपने कैरी आउट को कैलकुलेट करना शुरू कर सकते हैं।
सेम इसी तरह से हम C4 के साथ करेंगे। तो इस तरह से हम इन इक्वेशंस को बनाते जाने से हमें बेशक इनपुट होने वाली कैरी उस एडर के लिए नहीं भी पता होगी तो हम अपनी आउटपुट को जनरेट कर लेंगे। तो ये जो हमारे पास प्रोसेस है ये क्या कहलाता है, लुक अहेड कैरी। और इसमें हमें कैरी इनपुट का वेट नहीं करना पड़ता, जिसकी वजह से हमारे सारे प्रोसेस एट अ टाइम वर्क करने लग जाते हैं और जिसकी वजह से होता क्या है, स्पीड पे इफेक्ट होता है, स्पीड इसकी ज़्यादा होती है। तो ये हमारे पास रिपर और लुक अहेड में दोनों में फ़र्क है कि रिपर में बेसिकली हमारे पास जो है वो जो हमारे पास कैरीज होती हैं उस पर डिपेंड करता है। लुक अहेड में हमारे पास कैरीज सिर्फ पहली वाली की कैरी हमें पता होनी चाहिए, आगे हम कैलकुलेट ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये वाला टॉपिक इंतहाई इंटरेस्टिंग भी था और आपको समझ भी आई होगी। आपने इस तरह से ये सारी की सारी Cout1, Cout2, 3, 4 की ये जो हमारे पास ये स्टेटमेंट्स बन रही हैं, ये आपने पेज पे लिख के मुझे एक बार दिखा देंगे ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि आपको ये स्टेटमेंट्स, ये इक्वेशंस बनानी आ गई हैं। ओके क्लास, अल्लाह हाफ़िज़।